अचल अनुपात मतलब जो मूल अचल का मतलब होता है जो बदलता ना हो, अचल अनुपात में ना हो तब इस प्रकार की आकृति मिलती है। इस बात को समझने के लिए उदाहरण नंबर 4 समझा जाएगा, जो कि इसके पहले बताया गया कि अगर हमारा ऊपर से नीचे की ओर लगातार मूल्य बढ़ता है और एक ही दिशा में बढ़ता है तो वो केवल और केवल ऋण सहसंबंध कहलाता है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की ओर मूल्य बढ़ रहा है और उसके आसपास भी कोई बिंदु कोई मूल्य आ रहे हैं तो उनको आंशिक ऋण सहसंबंध कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा होगा रैखिक संबंध के बारे में, रैखिक सहसंबंध के बारे में। इसमें क्या होता है, जब विकर्ण आकृति में समग्र बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे हों योम किसी निश्चित ढंग में ना हो तब वह सुरेख सहसंबंध के अभाव का सूचन करता है। यदि हम इस प्रकार की विकर्ण आकृति मिलती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन दोनों चलों के बीच रैखिक सहसंबंध नहीं है, अर्थात रैखिक सहसंबंध है का अभाव है, ऐसा कहा जाएगा। मतलब अगर हमारा बिंदु ना तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हो या ना तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हो या ना नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो, अगर दोनों क्रियाएं नहीं होती हैं, अगर दोनों क्रियाएं नहीं होंगी तो तीसरी क्रिया क्या होगी कि सभी बिंदु एक ही जगह पर आसपास में मिल रहे होंगे, तब ऐसा कहा जाता है कि रैखिक सहसंबंध का अभाव है। इस रैखिक संबंध में या इस संबंध में या इस सुरेख समीकरण में रैखिक सहसंबंध का अभाव है। अब विकर्ण आकृति की विधि के गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कौन कौन से गुण हैं, इससे दो चलों के बीच के संबंध के स्वरूप में सरलता से जाना जा सकता है। यदि यहाँ कम गणित ज्ञान की आवश्यकता होती है, मात्र आरेख में बिंदु के निरूपण करने से समझ आवश्यक है। मतलब इसमें हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, गणित का हमारे पास यहाँ पे हमें गणित का ज्ञान या गणितीय ज्ञान कम हो तो भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस विधि से दो चलों के बीच सहसंबंध की घनिष्ठता का थोड़ा बहुत दृष्टिकोण प्राप्त होता है। घनिष्ठता का मतलब क्या होता है भाई, घनिष्ठता मतलब होता है जिससे हमें बहुत अच्छा संबंध हो, कहते हैं घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि सहसंबंध के बीच में हमें घनिष्ठता मतलब अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। विकर्ण आकृति में बिंदु किस प्रकार बिखरे हुए हैं, मतलब किस प्रकार से आगे की ओर फैले हुए हैं, ऊपर से नीचे की ओर हैं, नीचे से ऊपर की ओर हैं, उस पर से दो चलों के बीच सहसंबंध रैखिक या नहीं जाना जा सकता है। सूचना में कुछ अंतिम प्राप्तांक ना हो तब भी सहसंबंध के रूप में जानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार से इसके 5 गुण हैं, एक इसमें दोष बताया गया है। इस विधि में सहसंबंध के रूप के विषय में सूचना प्राप्त होती है एवं सहसंबंध की घनिष्ठता के विषय में थोड़ी जानकारी मिलती है, परंतु घनिष्ठता से संबंधित किसी निश्चित मान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ऐसा भी बताया हुआ है भाई कि अगर हम इसमें घनिष्ठता की जानकारी तो प्राप्त करते हैं, जैसे तीसरे गुण में बताया गया है, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं, इसका दोष क्या है कि घनिष्ठता कितने मान तक निश्चित है, कितने तक निश्चित है, ये यहाँ पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ रैखिक संबंध का या रैखिक सहसंबंध का। इसके पहले हमने आंशिक ऋण संबंध के सहसंबंध के बारे में पढ़ा हुआ है। आंशिक ऋण संबंध क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया हुआ, यदि विकर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेख में ना हो परंतु किसी एक रेखा के आसपास हो, वह सुरेख बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर से नीचे की दिशा में जाती हो तो उन दो चलों x और y के बीच आंशिक ऋण संबंध है, ऐसा कहा जाएगा। जैसे इसके पहले हमने बताया था भाई कि आंशिक धन सहसंबंध कैसे कहलाएगा, जब हमारी आकृति या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, बिंदु आसपास आए हुए हैं,
तो उसे हम आंशिक धन सहसंबंध कहेंगे। अगर आकृति हमारी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है, अगर आकृति ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है, बिंदु आसपास में आ रहे हों, बिंदु आसपास में आ रहे हों, जैसे यहाँ पे हमारी आकृति देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, परंतु एक ही रेखा में नहीं आ रही है। जैसे ये एक रेखा प्राप्त होती, लेकिन ये दो बिंदु यहाँ पे अलग प्राप्त हुए, ये दो बिंदु यहाँ पे अलग प्राप्त हुए, एक ही रेखा में नहीं आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, आंशिक ऋण सहसंबंध कहा जाता है। नीचे हमारा उदाहरण नंबर 4 इसी पे दिखाया गया है। जब दो चलों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में हो, एक दूसरे के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टी दिशा में, परंतु ये परिवर्तन चलन अनुपात में ना हो, और ये परिवर्तन चलन अनुपात में, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलता हुआ मूल्य, और चलन। इसके विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने धन संबंध और ऋण संबंध के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी हमारा अगला टॉपिक होगा कि आंशिक धन संबंध और आंशिक ऋण संबंध के बारे में। जैसे यहाँ पर हमने बताया हुआ था कि अगर लगातार हमारा मूल्य बढ़ रहा हो तो वो हमारा धन संबंध होता है। अगर लगातार हमारा मूल्य जो है आकृति में घटता हुआ दिखाई दे रहा हो तो वो हमारा ऋण संबंध कहलाता है। इसके आगे देखेंगे, यदि विकर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेख पर ना आए हुए हों, अगर एक ही सुरेख पर, जैसे यहाँ पे नीचे उदाहरण हमारा दिखाया गया है कि ये हमारा एक सुरेख बनता, लेकिन ये दो बिंदु जो हैं वो सुरेख से बाहर है, मतलब एक ही रेखा में नहीं है, तो उनके लिए क्या कहा जाएगा, अभी आगे हम देखते हैं। यदि विकर्ण आकृति में सभी बिंदु एक सुरेख पर ना आए हुए हों परंतु किसी रेखा के आसपास हों, तो देखेंगे ये दोनों बिंदु रेखा के आसपास हैं। जैसे ये रेखा हमारी जा रही है तो इसके आसपास ये दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, आसपास हों, और सुरेख बाईं ओर या दाईं ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो। अब ये सुरेख देख रहे हैं नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो उन दोनों चलों x और y के बीच आंशिक धन संबंध बताती है या आंशिक धन संबंध है, ऐसा कहा जाएगा। अगर सभी बिंदु एक ही सुरेख में जाएंगे तो वो केवल और केवल धन संबंध कहलाएगा। अगर हमारा सुरेख जो है वो नीचे से ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है और उसके आसपास भी बिंदु अगर आ रहे हों तो वो हमारा आंशिक धन संबंध बन जाता है। जब दोनों चलों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन एक ही दिशा में हों परंतु ये परिवर्तन चलनानुपात यानी चलन अनुपात में ना हो, हम इस प्रकार की आकृति मिलती है। तो इस बात को समझने के लिए नीचे हमारा उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। इसमें हमको देखना है, जैसे इन्होंने विज्ञापन खर्च 10 लाख रुपए में दिया हुआ है, वो हमारा x का मूल्य होगा। वस्तुओं की बिक्री करोड़ों में दी गई है, वो हमारा y का मूल्य होगा। इस प्रकार से हम दोनों मूल्यों को हमें क्या करना है, आलेख में दिखाना है। और अगर ये आलेख हमारा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा हो और इसके आसपास बिंदु आ रहे हों तो ये हमारा आंशिक धन सहसंबंध कहलाएगा, यानी